नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जो आपका 7 और 8 तारीख को जो होने वाला है दिसंबर में। तो चाहे इसमें आपका टीएसटी, पीएचटी या पीआरटी का कोई सा भी एग्जाम है, तो सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बाल विकास से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको लिया है और उसके बाद हम आपके जो अन्य सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि मानसिक आयु की जो संकल्पना है इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये किया गया था। तो बिने साइमन मापनी 1905 में, 8 में, 11 में या फिर बिने साइमन मापनी 1916 में। तो मानसिक आयु की संकल्पना का जो सर्वप्रथम प्रयोग है और इसका जो संबंध है, तो ये ऑप्शन जो 3 में है, बिने जो साइमन मापनी थी 1911, तो इसको लिया गया है। और यह 1908 के स्केल का ही एक प्रवर्धित संस्करण था। और ये स्केल जो है यूरोप के लगभग जो देश थे, सभी देश जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, रूस, तो इन देशों में प्रयुक्त हुआ था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 को माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु है 12 और उसकी बुद्धि लब्धांक है 75, तो मानसिक आयु जो उसकी कितनी होगी। तो माना कि यहाँ पर जो ये बुद्धि जो है कितनी, बुद्धि स्तर कितना है 75 है और वास्तविक आयु कितनी है 12। तो मानसिक आयु हमने निकालनी है। तो मानसिक आयु के लिए क्या करेंगे हम, 12 गुणा में 75 और बटे में क्या कर देंगे 100, जो हमारा क्या निकल के आएगा 9 वर्ष, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं। तो यहाँ पर ये कथन है। अब ये कथन जीन पियाजे का है, पावलोव, कोहलर या स्किनर, तो किन का है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में बतलाया गया है, तो कौन थे, जीन पियाजे थे। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि सूचना बच्चे के मस्तिष्क में उड़ेली नहीं जा सकती। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अन्य भी जो कथन है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे स्टर्न है, इनके अनुसार नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता बुद्धि है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और जो बिनेट है उनके अनुसार अच्छा चिंतन, अच्छे निर्णय तथा आलोचनात्मकता की योग्यता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवर, खनिज तथा पौधों के सभी किस्मों की पहचान करने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है उसको क्या कहा जाता है। तो यह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, स्थानिक है, भाषागत है या तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता है। तो जानवर, खनिज और पौधों की सभी किस्मों की पहचान करना और उसे वर्गीकृत करने की योग्यता, तो उसे क्या कहा गया है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, तो प्राकृतिक बुद्धि उसको कहा गया है। प्राकृतिक जो बुद्धिमत्ता है ये गार्डनर जो है, हावर्ड गार्डनर, इनकी बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता का ही एक भाग है। तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के धारक पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हावर्ड गार्डनर जो इनका जो बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत है उसके अनुसार विद्यालय में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है, स्थानिक, तार्किक, भाषा संबंध या किसी का भी नहीं। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में है, मतलब कोई सा भी नहीं है। तो 1983 में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। और गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बनाई थी जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है और प्रत्येक के क्रियाशील होने के जो ढंग है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जा 4 जो है इसको माना गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि एक बच्चे की काल अनुक्रमिक आयु 60 है, 60 महीने, और उसकी मानसिक आयु है 66 महीने, तो उसका जो IQ है वो कितना होगा। अब यहाँ पर जो इसमें IQ है 90, 100, 110 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है कौन सा बनेगा, तो इनका देख लेते हैं। जैसे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है बुद्धिमत्ता का जो सूत्र है, तो क्या हो जाएगा 66 बटे में 60 और गुणा में 100, तो ये वाला हो जाएगा।
तो क्या कितना यहाँ पर ये निकल के आएगा, तो 110, ऑप्शन 3 वाला। इसके बाद है बुद्धि की व्याख्या की गई है एक गुण के रूप में, उत्पाद के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो बुद्धि की जो व्याख्या ये की गई है, अब बुद्धि जो इसकी जो व्याख्या की गई है एक प्रक्रिया और जो उत्पाद है इसके रूप में। नेक्स्ट आ जाता है एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे अधिक है। संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर है, जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहद अलग है। तो एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर है। इसके बाद है इनमें से कौन सा जो प्रतिभावान बालक है इसकी एक विशेषता है, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि के होते हैं, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरों से अंतःक्रिया करने में समर्थ होते हैं। कौन प्रतिभावान बालक, तो जो प्रतिभावान बालक है इनकी एक विशेषता है कौन से वाली, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दी गई है, तीव्र निर्णय करने की क्षमता और आत्मविश्वासी। क्योंकि ये सारे जो लक्षण है यहाँ पर निम्न बुद्धि लब्धि पिछड़ा होना, तो पिछड़े बालक जो है उनके लक्षण हैं। तो ये सृजनात्मकता वाला जो है प्रतिभावान बालक, ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी का मतलब यहाँ पर जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, जन्मजात एवं परिवर्तनीय है, अर्जित और परिवर्तनीय है, अर्जित एवं अपरिवर्तनीय होता है। तो जी और एस जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर जो है यहाँ पर इससे मतलब लिया गया है सामान्य और विशेष से। तो यहाँ पर जी जो है, जी का मतलब क्या है, तो जी जो है इसका मतलब है ऑप्शन 1 में कि जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन है यहाँ पर बहु प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया था, या बहुबुद्धि का सिद्धांत है हार्वर्ड, गार्डनर, थर्स्टन, गिलफोर्ड या जेबी वाटसन, किन के द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो जैसे यहाँ पर स्पीयरमैन है, चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने दिया था द्विकारक का सिद्धांत। थ्रस्टन है, एल थ्रस्टन, समूह कारक का सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा। और जेपी गिलफोर्ड है, बुद्धि का सिद्धांत है इनका, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट या फिर त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का। और ये हार्वर्ड गार्डनर हो गई बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ये थॉमसन थे, GH थॉमसन, सैम्पलिंग सिद्धांत है इनका। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच जो संबंध है, गहरा, समानुपाती, सीधा या उपरोक्त सभी है। तो बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच का संबंध, तो इनके बीच का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन 4 में बताया गया है, मतलब इसमें सभी आ जाएंगे, इसमें गहरा, समानुपाती और सीधा। नेक्स्ट है लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि के हैं। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धिमत्ता का वितरण, बुद्धिमत्ता का विकास, लिंग भिन्नता या प्रजाति भिन्नता। तो लोगों का बहुत भाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि के हैं। तो यहाँ पर किसकी ओर इशारा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो किसका मतलब है बुद्धिमत्ता जो है इसका वितरण। तो सभी व्यक्ति जहाँ एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे एक हाथ होता है उसकी उंगलियाँ, 5 उंगलियाँ अलग अलग होती हैं, तो समान आकार की नहीं होती हैं, कोई एक छोटी है दूसरी बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बुद्धिमत्ता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अगर विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या कोलोबरग का नैतिक विकास का सिद्धांत,
अब 4 क्वेश्चन जो यहीं से बन जाते हैं और एक क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से उससे संबंधित है ये। अब 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बन जाते हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर है, इनका सिद्धांत, एक सिद्धांत तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो गार्डनर है जैसे, तो इनका जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और जिन प्याजे जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जो कोलबर्ग है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत। तो 4 क्वेश्चन आपके ये भी बन जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो साइकोमेट्रिक है। इस परीक्षण में जी का कारक अस्तित्व के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जी का। तो ये बिनेट है, थॉर्नडाइक है, बैबेज है या फिर स्पीयरमैन है। तो साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन 4 में है, यहाँ पर कौन थे? स्पीयरमैन थे। साइकोमेट्रिक बुद्धिमापन में स्पीयरमैन ने द्विकारक का जो सिद्धांत है ये दिया था, जिसमें जी का मतलब जनरल अर्थात सामान्य बुद्धि से लिया गया है, और जी का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब एस का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर से, और जी का मतलब जनरल से। तो ये सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि इनको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की ये जो परिभाषा दी थी स्टर्न, स्पीयरमैन, टर्मन या बिनेट ने, बुद्धि तार्किक चिंतन है। अब इस परिभाषा का जो यहाँ पर संबंध है, तो ये बिनेट जो इनसे माना गया है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता है। तो ये तो है यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार, जबकि जो ये बिनेट है इनके अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन एवं नियंत्रण संबंधी योग्यता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो कौन सा है? जैसे कि हमने बात की थी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो यही है बुद्धि लब्धि निकालने का, MA बटे CA गुणा में 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट है विपिन एक दिवसोपन दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला है, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है कि वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, उद्यमशील है, उद्यममुखी है। विपिन एक दिवसोपन दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला है और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। अमिलनसार है, मतलब दूसरे के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, उठना बैठना कह देते हैं, और आदर्शवादी बालक है। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति का है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है अंतर्मुखी। तो ये अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं वे दूसरे के साथ ज़्यादा मित्रता नहीं रखते हैं। ये जो बहिर्मुखी वाले जो होते हैं ये होते हैं। इसके बाद है सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो ये परिभाषा दी थी BF स्किनर ने, जेम्स स्टीफन, CB जूड या CH जूड के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई है और किन के द्वारा दी गई है? तो जो ऑप्शन 4 में है, तो ये CH जूड के द्वारा। इसके बाद यदि एक बालक की वास्तविक आयु है 12 और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया है, तो बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए जो मतलब क्वेश्चन जो बनाए गए हैं उनको हल कर लेता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 150, 125, 100 या 120। अगर कोई 12 साल का बच्चा है और 15 साल के बच्चे के वो क्वेश्चन को हल कर लेता है, तो यहाँ पर जो इसका संबंध जो है ऑप्शन 3 से है, तो कितनी मानी गई है? 125। तो इसका भी वैसे ही निकाल लेंगे, 15 बटे में 12 और गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा? 125। इसके बाद आ जाता है सृजनात्मकता, अर्थात जो क्रिएटिविटी है में मूल रूप से निहित है। अभिसारी चिंतन में, अपसारी में, सहचर्यात्मक या प्रतिबिंबात्मक चिंतन में सृजनात्मकता तो किस में है मूल रूप से निहित? ये अब इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से माना गया है, अर्थात जो अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन और जो अपसारी चिंतन है ये वस्तुतः चिंतन के 2 प्रकार हैं और दोनों का जो सम्मिलन है वो सृजनात्मकता का कारण है। अभिसारी चिंतन निगमनात्मक चिंतन है जो सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है।
इसके बाद है सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे। ये जो सृजनात्मक जो अनुसंधान है इसमें अग्रणी थे गोल्टन, गिलफोर्ड, वोलेक या टोरेंस। तो इसमें जो माना गया है जेपी गिलफोर्ड को। तो उन्होंने सृजनशीलता के लिए दो जो चिंतन सिद्धांत है इनका प्रतिपादन किया था, जिसमें अभिसारी और अपसारी ये दो थे। इसके बाद है कौन सा विकास का सिद्धांत है। हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, या सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसके बाद है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये जो उपागम है किस पर आधारित है, पुनःबलन, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान का निर्माण, या अधिगम का जो शास्त्रीय अनुबंधन है। अगर एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का उपयोग करती है और विद्यार्थियों इस बारे में बात करती है, तो इस जानकारी का अपना पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं बच्चे, तो और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम किस पर आधारित है, तो यहाँ पर जो ये उपागम जो है ज्ञान के निर्माण पर। इसके बाद है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चे का कारण है यहाँ पर संवेगात्मक दो चिंतक होना, योग, अजनबी या सामाजिक दो चिंतक होना। अगर जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ से लेती है और बच्चा रोना लग जाता है, तो एक क्या कारण है यहाँ पर इसका। अब इसका जो यहाँ पर कारण जो है ऑप्शन 3 में बतलाया गया है। तो वियोग दो चिंता यहाँ पर इसमें माना गया है। तो डर उसको दिखाता है, डर वियोग को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का मतलब यहाँ पर क्या है। वाक्य विन्यास, रूपिम, प्रैग्मेटिक्स या फोनिक्स। एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का मतलब, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर फोनिक्स जो है इससे लिया गया है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। इसके बाद है भाषा कौशल में सबसे कठिन कौन सा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर जो इसमें कठिन है कौन से काम, लिखना। इसके बाद है क्योंकि लिखने का काम इनमें सबसे बाद में होता है। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो लिखने का कठिन है यहाँ पर। इसके बाद है सामान्य लोग भाषा को केवल किसके माध्यम के रूप में पहचानते हैं, संप्रेषण, व्याकरण अध्ययन, विद्यालय में अध्ययन या एक शब्दकोश प्रयोग करना। तो सामान्य लोग भाषा को केवल किसके माध्यम के रूप में पहचानते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में आया है तो कौन सा है यहाँ पर, ये संप्रेषण है। संप्रेषण जो है ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या फिर कह सकते हैं प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की एक प्रक्रिया है। इसके बाद है हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करती है। 14, 16, 22 या 20, 8 अनुसूची और कितनी भाषाएं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह कहलाएगा स्वनिम वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, शब्दगत वर्गीकरण या अर्थ विषयक वर्गीकरण। जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, और उसको कहा जाएगा व्याकरणिक वर्गीकरण। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए जब शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है और वाक्य में पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना, प्रयोग, विधि का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है।
अमूर्त मूर्त समय से या इन सभी से। पहला शब्द, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये मूर्त विचार वस्तु जो है इससे माना गया है। इन प्याजे जो हमने 4 अवस्थाएं बताई थी, सबसे पहले इंद्रजनित गामक अवस्था थी, उसके बाद फिर पूर्वावस्था, मूर्त और अमूर्त अवस्था मानी गई थी। तो ये मूर्त वस्तु को माना गया है। तो ये जो बौद्धिक विकास जो है ये मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। इसके बाद है भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को देखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में, विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को देखा जाना चाहिए। कौन किसके रूप में? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। तो ये जो एनसीएफ है 2005, इनके अनुसार बहुभाषिकता को विद्यालय संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भाषा कौशल, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इनको विद्यालय विषय के रूप में नहीं बल्कि बच्चों के ज्ञान के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका की पहचान की आवश्यकता है। इसके बाद है एक बच्चा। CAT शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम C, A और T, मतलब इनको जोड़ जोड़ के इनमें करने में, खंडित करने में सक्षम है। तो वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? मतलब ये जैसे CAT है, इसको CAT इस प्रकार से जोड़ जोड़ कर पढ़ रहा है। तो ध्वनि जागरूकता प्रिंट कार्य विलोपन है, ये कोई सा भी नहीं है। तो क्या कहा गया इसको कहा गया है ध्वनि जागरूकता। तो जो बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तो वो एक एक शब्द जो है इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ता है, ब च च च आ, बच्चा, इस प्रकार से। तो ये ध्वनि जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। ये किसने कहा था कि बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं? तो स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, किसी ने भी नहीं। तो किन के द्वारा कहा गया था? और ये कहा गया था अर्थात यहाँ पर कोई से भी नहीं, क्योंकि जो नोम चोम्स्की जो है, चोम्स्की, तो इनके द्वारा कहा गया था। चोम्स्की का सहज ज्ञानवादी सिद्धांत बताता है कि भाषा एक अंतर्निहित मानवीय गुणवत्ता है और बच्चे भाषा अर्जन की डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें आवश्यक शब्द भंडार सीखने के बाद भाषा उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद है, बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम, संवादमूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम, वैश्विक भाषा की नकल या वाक्य संरचना के लिए अध्ययन नियम। तो बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अब कौन सा नहीं निभाता है? और जो ये ऑप्शन 3 में आया है, वैश्विक भाषण की नकल। तो ये जो चोम्स्की जो है ये बताते हैं कि बालक केवल अनुकरण से संभव है, भाषा को नहीं सीख सकते क्योंकि उनके आसपास बोली जाने वाली भाषाएं अनियमित होती हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटा भाषाई जागरूकता सोचने की एक क्षमता है, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है, भाषा के बारे में लिखने की क्षमता है या अन्य दृश्य चिन्हों से लिखने की योग्यता है। तो मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? अब इसका जो यहाँ पर मतलब है ऑप्शन 2 से, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। इसके बाद जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाएगा ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरण, लेक्सिकल या सिमेटिक ग्रुपिंग। जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन 2 हमारा, तो व्याकरण ग्रुपिंग जो इसको कहा गया है। तो एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है और व्याकरण में वाक्य पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना व प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। तो व्याकरण ग्रुपिंग इसको कहा जाएगा जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? कठिन पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर, जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके, शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर
या बोलते समय सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो छात्र बोलने की कला कैसे सीखते हैं, और छात्र जो है ये कैसे सीखते हैं, जीवन की जो वास्तविकता है इन पर चर्चा करके। तो इसके माध्यम से छात्र जीवन की वास्तविकताओं को बोलने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके बाद है शिक्षक छात्र को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं। अलग अलग करने का गुण, सोचने का, भावनात्मक सोच विकसित करने का, या अवलोकन का गुण। तो शिक्षक छात्र को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं, और यह है अवलोकन का गुण। नेक्स्ट है बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है। टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संरचनाओं पर ध्यान देना, टेक्स्ट की पूरी जांच करना, भावनात्मक सोच विकसित करना, या टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या और मूल्यांकन करना। तो बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है। अब अच्छा तरीका जो है ऑप्शन 4 में जो है टेक्स्ट का जो जांच कर उसकी व्याख्या और मूल्यांकन करना। ये जो कंप्रिहेंशन जो होते हैं उनका पढ़ने का एक अच्छा तरीका है टेक्स्ट की जांच करके उसकी व्याख्या अपनी भाषा में अनुवाद करके उसका मूल्यांकन करना। क्वेश्चन आंसर होते हैं जैसे छापने वाले। नेक्स्ट है व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। श्रोता के लिए प्रभाव, पढ़ने लिखने की योग्यता, या संख्यात्मक कार्य को करने के लिए। तो व्याकरण का पढ़ना महत्वपूर्ण है। अब वो क्यों है, तो यह शुद्धता के लिए। नेक्स्ट है चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होते हैं। कलाकार का जो कौशल है, बोलने का, सुनने का, या लिखने का कौशल। तो चित्र क्या बताते हैं, किस चीज़ में सहायक हैं ये, और ये होते हैं कलाकार के कौशल में। या जो कोई विषय जाओ उसे समझाने के लिए। इसके बाद है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सी प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं। वर्कशीट के लेखन में, स्वाध्ययन में, लंबे उत्तर के प्रश्न में, पहली भाषा सीखने में। तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई किस में महसूस करते हैं, तो ये करते हैं पहली भाषा सीखने में। इसके बाद है भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु, लोगों और वस्तु संबंध बनाने में, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करने में, ये इनमें से सभी। तो भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को किस में सक्षम बनाता है, और यह बनाता है परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करने में। नेक्स्ट है किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने के रूप और पैटर्न पर। तो किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने में रूप और पैटर्न पर। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता आधारित भाषा शिक्षण, सहयोगी अध्ययन, या सहकारी भाषा शिक्षण। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है कौन सा है, ये संप्रेषणीय भाषा शिक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल, सामाजिक परिवेश के में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है। तो वे क्या कहलाएगी। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, मतलब जिसमें आप बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ। मातृभाषा, प्रथम, घरेलू, या कोई सी भी नहीं। तो एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है। अब प्राथमिक रूप से कौन सी होती है, तो प्रथम भाषा इसको कहा गया है। तो प्रथम भाषा वे मूल भाषा है जो बच्चों के द्वारा सीखी और जो बच्चे द्वारा सीखी जाती है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाती है। तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसके बाद है भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है यहाँ पर महत्वपूर्ण, शब्द और वाक्य, ध्वनि प्रणाली और वाक्य, शब्दकोश और व्याकरण, ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो भाषाविदों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर कौन सा है, तो यह है शब्दकोश और व्याकरण। अगला क्वेश्चन है एक बालक डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है और एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलता है। तो ये 4 साल, 5, 6 या 7 साल का बच्चा है।
तो एक बालक कौन सी आयु में अपनी भाषा पर विकसित करता है? कौन सी आयु में अपनी भाषा को विकसित करता है? जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। और ये जो यहाँ पर आयु जो है इसमें 4 वर्ष की मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। तो हिंदी से संबंधित है यहाँ पर कौन से में है? 343, 51, 45, 77 में। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है 343 से। अगला क्वेश्चन है, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को क्या कहते हैं? स्किमिंग, तेज पढ़ना, स्कैनिंग या मुक्त पढ़ना? तो किसी जानकारी को पाने के लिए, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा स्कैनिंग। तो ये हमारे यहाँ पर बाल विकास जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ये हिंदी ग्रामर जो इससे आ जाता है। और एक अर्थी और अनेकार्थी शब्द आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है चंद्रमा तथा ब्रह्मांड। इनके लिए एक शब्द आता है सोम, वर्ण, द्विज या श्रेष्ठ। तो इनके लिए कौन सा वर्ण आता है? तो इनके लिए आता है द्विज, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अवगुंठन। इसका अर्थ क्या है? घूंघट, अंगूठा, गूंथना या गांठ बांधना। अवगुंठन का तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये घूंघट जो होता है इससे लिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिपदा का जो उपयुक्त अर्थ है। एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा तो इसका जो मतलब है यहाँ पर यह है पक्ष की जो पहली तिथि होती है। इसके बाद है देवज। इसका मतलब क्या है? देवता, किन्नर, ज्योतिषी या फिर गंधर्व। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये ज्योतिषी जो है इससे लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? यहाँ पर सनातन, शाश्वत, चिरंतन या अधुनातन। कौन सा है? ये जो ऑप्शन डी में है अधुनातन, क्योंकि सनातन, शाश्वत, चिरंतन ये एक है, अधुनातन जो ये कुछ नहीं है। इसका मतलब वर्तमान का घटित काल से लिया गया है। वर्तमान का कोई घटित काल। अधुना, अधुना आपको कह देते हैं। इसके बाद रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेंढक, घोड़ा या रस्सी। रज्जु, रज्जु किसको कहते हैं? रस्सी को। इसके बाद है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, वृक्षाल या आवरण। तो वलय किसको कहा जाता है? वलय सर्कल जो है, सर्कल को कह देते हैं हम, गोलाकार जो घेरा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद है छायावाद। उत्तर काव्य में रीतिकाल जैसा श्रृंगार नहीं है। तो वाक्य में आए उत्तर शब्द का मतलब उत्तर दिशा से है, जवाब पीछे या प्रश्न विहीनता से है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर पीछे से लिया गया है। छायावाद उत्तर काव्य में रीतिकाल जैसा श्रृंगार नहीं। तो उत्तर का मतलब यहाँ पर बाद में अर्थात पीछे जो है पीछे से लिया गया है, अर्थात समय की दृष्टि से पहले का जो वर्तमान में न हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें रेखांकित एक अर्थी शब्दों के अर्थ बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सम और सम दो एक जैसे हैं, एक में ये तालव्य है, एक में जो है यहाँ पर ये दंत्य है। तो इसका मतलब श्याम, रात, कुछ भाग, शांति, समान, समान गणित का प्रश्न है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये शांति और समान से लिया गया। ये सम का मतलब समान से है और ये सम का मतलब शांति से है। व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए, उसके व्यवहार में समानता होना अति आवश्यक है। इसके बाद है वायु के एक अर्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ गिर पड़े। प्रभंजन, धूप, वर्षा या भूकंप से किससे गिर पड़े? और ये जो ऑप्शन एक में है प्रभंजन। प्रभंजन जो इसका मतलब है पूर्ण रूप से तोड़ने फोड़ने की क्रिया या फिर भाव से। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की साधना थी।
इस वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अकथनीय थी, असाधारण थी, असहनीय थी या अनुसूचित थी? क्या थी महात्मा गांधी की साधना? तो यहाँ पर जो इसका मतलब जो है ये असाधारण से लिया गया है। अकथनीय क्योंकि जो करने के योग्य ना हो, असहनीय जो सहन करने वाला ना हो, अनुसूचित मतलब पिरोया हुआ या ग्रथित को कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एक अर्थी शब्द युगम का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सब पेड़ है। एक ही शब्द ये वाला है, एक शब्द सात वाला है। तो इनका मतलब शापित सात से है, शुभ लाभ से है, नापित शापित से है, 2 बार 7 7 से है। इनका मतलब क्या है? हमारे गांव में पीपल के पेड़ हैं। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर पहला जो शब्द में इसका मतलब जिसका शापित से है और दूसरा सात वाला है। अगला है अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित है। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो अनंत शब्द है इसका अर्थ आपने बताना है। यहाँ पर यह आकाश, शेष, अंतहीन या ईश्वर किससे लिया गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो अनंत का मतलब यहाँ पर अंतहीन जो ऐसे लिया गया जिसका कोई अंत ना हो, मतलब छोर ना हो, किनारा ना हो, छोर ना हो। इसके बाद है कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला। इंद्रधनुष, जलद, पयोधर या जलद। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाएगा जलज। नेक्स्ट है मतलब जल से जन्म लेने वाला। इसके बाद है खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनुसंधान करना, तलाश करना, जिज्ञासा, इच्छा पूर्ति करना। तो यहाँ पर अनुसंधान करना, तलाश करना, जिज्ञासा इन सब का मतलब खोज से, लेकिन जो इच्छा पूर्ति जो है ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा शब्द है अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? हेतु, चेष्टा, धन या फिर प्रयोजन। तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा? चेष्टा। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द है मूक। इसके गलत विकल्प का चयन कीजिए। एक मूक का मतलब चुप रहना होता है, गूंगे को कह देते हैं, विवश को कह देते हैं, और एक होता है वाचाल। अब वाचाल जो है ये बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो होता है उसको कहते हैं, और ये तीनों के तीनों चुप होने से है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? अरुण का शब्द नहीं है गरुड़, कर्ण, केसर या सिंदूर। अब अणु शब्द का एक अर्थ नहीं है, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आया है कर्ण, तो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? मन, घड़ा, शरीर या समूह। घट तो नहीं है यहाँ पर। कौन से वाला? जो ऑप्शन डी में है समूह। तो घट का मतलब मन, शरीर, घड़े से है, लेकिन जो समूह जो है इससे नहीं है। इसके बाद आ जाता है इनमें से वन शब्द का अर्थ नहीं है। वन, पानी, जीत, जंगल या वाटिका। अब एक नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ऑप्शन सी वाला, जीत। नेक्स्ट आ जाता है पक्ष शब्द किस अर्थ का एक वाचक नहीं है? पखेरु, पंख, पार्श्व या पखवाड़े से। पक्ष अभी एक नहीं है, कौन से वाला? तो ये ऑप्शन एक वाला, पखेरु। नेक्स्ट आ जाता है पत्थर शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न है। पत्थर का अनेकार्थक पानी, पत्थर, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पन्ना, पंख, मोती। अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? तो अनेकार्थी शब्द समूह जो है ये ऑप्शन सी वाला है। पत्थर मतलब पत्ते को कह देते हैं, चिट्ठी को भी कह देते हैं, और पंख जो है इसको भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है काल शब्द का अर्थ नहीं है। यमराज, समय, शत्रु या आने वाला काल। काल
तो काल से एक मतलब नहीं है, वो कौन से वाला है? ये जो आने वाला कल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का नेकार्थी रूप नहीं है? मत्सर शब्द का द्वेष, राग, क्रोध या ईर्ष्या, मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। अब नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन सी में है, राग शब्द। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? कारखाना, साधारण, रोजगार या सरल? तो उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। अब वो कौन से वाला है? तो उद्योग, ये कारखाना जो होता है उसको कह देते हैं। रोजगार, उद्योग, तो कारखाना इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद कौन सा शब्द यहाँ पर परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का समूह, परिवार, कमरबंद या क्षत्रिय, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। वो कौन से वाला है? तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय जो है इसके अनेकार्थी में देवता, ठाकुर, हजाम ये वाला शब्द आ जाएंगे, तो ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फल शब्द का अर्थ नहीं है? पंख, परिणाम, संतान या लाभ? फल, तो इसका अर्थ नहीं है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन ए वाला, पंख। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ नहीं है? ये जो अब्द है, अब्द शब्द का अर्थ नहीं है। वाटिका का साल या बादल? अब अब्द शब्द का एक अर्थ नहीं है, कौन सा? ऑप्शन ए वाला था, वाटिका, क्योंकि वाटिका जो है ये बगीचा जो होता है, बगीचा, फूल बगिया, तो उसको क्या देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर होता है? भानु, भास्कर, सूर या सूर, ये सूर है। तो सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर ये होते हैं। अब वो कौन से वाला है? तो वो है सूर। नेक्स्ट आ जाता है जैसे सूरदास। इसके बाद है, कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? सांप, राजा, शेर या फिर दुर्गा? तो व्याल शब्द का एक अर्थ नहीं है, वो कौन सा वाला है? तो जो ऑप्शन डी में आया है, कौन सा नहीं है? दुर्गा। तो व्याल शब्द का मतलब सांप, शेर, राजा से है। दुर्गा व्याल का शब्द यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा शब्द यहाँ पर अनेकार्थक है? साहस, अंबर, पुस्तक या फिर बालक? अनेक अर्थक है। अनेक अर्थक जो है यहाँ पर ये अंबर है। आकाश को कह देते हैं अंबर, जो कपड़े होते हैं उनको भी कह देते हैं। इसके बाद है सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। इनको समझाने वाला एक शब्द है पशु, हरि, शिव या फिर कपीस। तो इन सारों के लिए हम प्रयोग में कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए जो हम प्रयोग में कर सकते हैं, तो ये हरि जो है इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राणता। इनके लिए अनेक शब्द बनेगा। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह या प्राण रहने का अभ्यास। तो प्राणदा मतलब जो है क्या है इसका? और यहाँ पर जो प्राणदा का मतलब है तो ये लिया गया है जीवन देने वाली दवाई से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थक है। अभिमान, अधिक, आयु या अर्थ? अनेक अर्थक है। अब अनेक अर्थ यहाँ पर कौन कौन से के हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो इसमें अनेक अर्थक जो है ये अर्थ को लिया गया है। अर्थ किसको कहते हैं? कोई जो मतलब निकालता है उसको भी कह देते हैं। धन, पैसे जो होता है उसको भी कह देते हैं। अर्थ का मतलब किसी बात के कहने के अभिप्राय से भी है, तो इसी के हैं। इसके बाद है शब्दों के अर्थ में विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, तो वो बताइए। तक्षक है जैसे बढ़ाई, शिलान्यास, सूत्रधारी, विश्वकर्मा, क्या कहा जाता है? तक्षक। एक गलत है यहाँ पर, एक विकल्प गलत है, बाकी तीन ठीक है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पर सी में दिया गया शिलान्यास करना, ये क्योंकि बढ़ाई, सूत्रधार, विश्वकर्मा ये सारे
बाडी जो होते हैं तो उनके लिए प्रयोग में आ जाते हैं, जो ये लकड़ी का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाव से, भवन, विचार, दर या अभिप्राय। भाव, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर भवन इसमें अलग है। इसके बाद है प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द जो है वो बताना है। समस्या, कठिनाई, खेद या जटिलता। तो समस्या, कठिनाई, खेद और जटिलता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है खेद व्यक्त करना, खेद दुख को कह देते हैं, तो इस कारण से अलग है। अगला क्वेश्चन है घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे। घर, परिवार, प्रियजन और बच्चे। तो इसमें अलग है, कौन सा अलग है? घर अलग है। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्म को कह देते हैं, तो ये आजन्म, आजीवन, निर्भीक या ईश्वर। तो अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ है यहाँ पर ईश्वर, जिसका कभी जन्म और मृत्यु न हो। मतलब जो ईश्वर है उनका ना तो जन्म है ना मृत्यु है। इसके बाद है यहाँ पर एक अर्थ के साथ ही लिखा है दूसरा अर्थ बताइए। परमत का मतलब स्वेच्छाचारी से है। दूसरा क्या है? उन्मत्त, परितप, प्रपीड़ित या उत्कृष्ट। तो इसका लिया गया है उन्मत्त से, क्योंकि स्वेच्छाचारी का जो अनेकार्थी जाओ वो उन्मत्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कनक है, धतूरा कह देते हैं, प्रसाद, आभूषण, कसौटी या सोना, क्या कहते हैं? तो इसको जो है और सोना भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है जल, प्राण, पुत्र, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, तत्व, सारे जीवन के। जल, प्राण और पुत्र, तो यहां पर जो ये माने गए हैं जीवन के। नेक्स्ट आ जाता है अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। अंक कौन से वाला? संख्या को भी कह देते हैं, गोद में बैठने को भी अंक कह देते हैं, नाटक का एक भाग भी होता है अंक, 6वां अंक, 5वां अंक, 7वां अंक। तो लेकिन ये पृथ्वी जो है इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये धाय, माता, माता, अवला ये कह देते हैं, बाकी ये नहीं है। इसके बाद है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। गोद, संख्या, चिन्ह या अंक। अब नहीं है वो कौन से वाला है? अंक। इसके बाद है काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? कामना, स्वभाव, कार्य या इच्छा। तो काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये जो ऑप्शन सी में है स्वभाव, क्योंकि काम का मतलब कामना से भी होता है, इच्छा से, कार्य, इच्छा, स्वभाव नहीं है। इसके बाद आ जाता है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज के ब्राह्मण, दांत, पक्षी या विधेय। और जो ये ऑप्शन डी में है अर्थात विधेय। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। गोदावरी है, कृष्णा है, विंध्य है, कावेरी है। तो विजातीय है यहाँ पर। अब ये जो ऑप्शन डी में है कौन सा? विंध्य है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है नदियों के नाम है, जबकि विंध्या पर्वत ये पहाड़ जो है पहाड़ों के नाम है। इसके बाद आ जाता है विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, जैसे काफ़ी है, चाय है, भात है या दूध है। तो विजातीय यहाँ पर मतलब आपस में संबंधित नहीं है। अब जैसे काफ़ी, चाय, दूध ये सारे पीने वाले पदार्थ हैं, जबकि भात, खिचड़ी ये खाने वाली है। इसके बाद है कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य। कोट, किला, एक प्रकार का बस्तर। बलि, उपहार और कर, सर, सरधे, तालाब। अब एक जोड़ी सही नहीं है, वो कौन सी वाली है? तो जो ऑप्शन डी में दी गई है, क्योंकि सर, तालाब तो एक ठीक है, लेकिन ये सरदे जो है यहाँ पर ये अलग है। सरदे मतलब ये पूजनीय व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए आता है। इसके बाद है निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर्ण, दूध, पारा या मोती। अमृत का अब नहीं है यहाँ पर, तो ये मोती से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिया गया अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो कनक, सोना, चावल, चांदी, कंगन। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 1 में है, कनक का मतलब सोना जो है उससे लिया जाता है। गेहूं को भी कह देते हैं, वैसे तो धतूरा को भी कह देते हैं, प्लास इनको भी कह देते हैं, गेहूं भी कह देते हैं, कनक। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।